हेलो स्टूडेंट्स, वीसीसी पोखरण के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं पूर्ण सिंह, आपके साइंस का टीचर, ले चलता हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेकंड पार्ट के अंदर। तो इससे पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था, उसका थोड़ा सा रिवीजन, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा रिवीजन आपको दे देते हैं। उसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि पाथ क्या होता है, ठीक है। कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो आगे मूव करता है तो कोई ना कोई पाथ कवर करेगा, है ना। और पाथ दो तरीके से कर सकता है, एक हो सकता है डिस्टेंस और दूसरा मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यही बताया था। फिर डिस्टेंस अपॉन जब मैंने टाइम किया था वो आया था स्पीड, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किया था वो आया था वेलोसिटी आया था, ठीक है। फिर वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड किया था तो वो आया था एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। इसकी यूनिट भी क्या थी, मीटर थी। इसकी यूनिट क्या थी, सेकंड थी। वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड, ठीक है, और एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्टेंस अपॉन टाइम, वे स्पीड आ गया था, डिस्टेंस की यूनिट भी मीटर, टाइम की यूनिट भी सेकंड, स्पीड की यूनिट मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसकी पीरियड यहीं पर खत्म। अब ये जो एक्सेलरेशन है इसके बारे में हम काफ़ी कुछ स्टडी कर चुके थे। अब हम इससे आगे पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन की जो पीढ़ी है वो आगे और कैसे जाती है, ठीक है। तो एक्सेलरेटर को ज़्यादा ऊपर ले लिया होगा मैंने, अब यहाँ से नीचे स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, ये था पाथ, ये था डिस्टेंस और ये था डिस्प्लेसमेंट। इससे मिला हमें वेलोसिटी, वेलोसिटी से मिला एक्सेलरेशन। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं। एक्सेलरेशन जो है जिसको हम शो करते हैं किससे, स्मॉल ए से, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन को दो चीज़ कर रहा हूँ। पहले एक्सेलरेशन को जो है ना मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, मास से। किससे मल्टीप्लाई किया, मास से, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन ये हो जाएगा फोर्स। इन दोनों का लड़का क्या हुआ, फोर्स। फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, फोर्स। फादर बराबर माँ, क्या ट्रिक है, फादर बराबर माँ, F इजिकल टू ma। अब ये हो गया। इसको एक और तरीका है, एक वर्ड होता है बेटा मोमेंटम। क्या होता है बेटा, मोमेंटम। इस टर्म के बारे में बताता हूँ। व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम को शो करते हैं हम स्मॉल पी से। किससे शो करते हैं, स्मॉल पी से। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या कहलाता है, मोमेंटम। तो P बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू वी। इसको इस तरीके से समझो, जैसे कि मान लो एक साइकिल है और एक ट्रक है, दोनों जाकर एक दीवार पे टक्कर मार रहे हैं, तो बताओ ज़्यादा इम्पैक्ट किसका पड़ेगा, साइकिल का या ट्रक का। दोनों की सेम वेलोसिटी, लेकिन जिसका मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि मोमेंटम किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी। दोनों की वेलोसिटी सेम है, लेकिन ट्रक का मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है। अब एक पहले ऐड आता था, एक ट्रक वाला आ रहा है, साथ में चाय लेके पी रहा है, और उधर से एक साइकिल वाला आ रहा है, पीछे अपनी वाइफ को बैठा के आ रहा है आराम से, आगे अंबुजा सीमेंट रखी हुई है। अब जाके जैसे ही वो बचीड़ होता है, एक्सीडेंट होता है, तब क्या होता है, हमको फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, साइकिल वाला उड़ के गिरना चाहिए, लेकिन नहीं, उस साइड में क्या होता है, फिजिक्स की धज्जियां उड़ाई जाती है, वो ट्रक पूरा बिखर जाता है और साइकिल वाले के पीछे जो औरत बैठी होती है उसको कुछ नहीं होता है, और आदमी को भी कुछ नहीं होता, साइकिल भी थोड़ी मुड़ती नहीं है, और वो बोलती है ऐसी देख के चलाया कीजिए, ठीक है। और वो बेचारा सरदार जो ट्रक चला रहा था, वो बेचारा बस चाय की गिलास हाथ में रहती है, ट्रक पूरा उड़ जाता है। तो वहाँ पर कंसेप्ट रॉन्ग हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से नहीं, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। जैसे मान लो एक क्रिकेट बॉल आ रही है और एक बंदूक की गोली आ रही है। अब देखो दोनों का, बंदूक की गोली में मास तो बहुत कम है, क्रिकेट की गोली मास ज़्यादा है, तो मास के अकॉर्डिंग देखें तो इसका होना चाहिए, किसका, बॉल का ज़्यादा मोमेंटम होना चाहिए। लेकिन ये देखो, मान लो ये फर्स्ट केस है, मोमेंटम m1 v1। सेकंड केस में ये हो गया क्रिकेट बॉल का, और ये हो गया बुलेट का। इसमें मोमेंटम p2 हो जाएगा, स्मॉल p है, क्या है बेटा, स्मॉल p,
v2, ये हो जाएगा m2 v2। अब यहाँ पर देखो बुलेट वाला केस में इसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, किसके केस में, फर्स्ट वाले केस के कंपैरिजन में। इधर वेलोसिटी बहुत कम है क्रिकेट बॉल की, किसके कंपैरिजन में, बुलेट के कंपैरिजन में। तो मास भले इसका थोड़ा सा ज़्यादा हो, m1 ज़्यादा है किससे, m2 से, लेकिन v2 बहुत बहुत ज़्यादा है किससे, v1 से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला जो केस है उसमें मोमेंटम ज़्यादा होगा, इसलिए हम क्रिकेट बॉल को कैच कर सकते हैं, बंदूक को कैच नहीं कर सकते चाहे उसका मास कम है, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो ये जो एक्सेलरेशन थे वो दो तरीके के एक्सेलरेशन थे, ठीक है। वेलोसिटी थी वो दो तरह की वेलोसिटी थी, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन तो हो गई। वेलोसिटी दो थी, एक थी फाइनल वेलोसिटी और एक इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी को v से शो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को u से करते हैं। अब देखो फिर हमने कहा था चेंज इन वेलोसिटी, क्या बताया था आपको, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस u, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। इन दोनों से हमें मिली थी ये, और इसको जब हम टाइम से डिवाइड करते थे तब मिलता था एक्सेलरेशन। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम होता है बच्चों, ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल क्या होगा, ठीक है, m इंटू वी माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, m इंटू यू। फाइनल वेलोसिटी है तो v, इनिशियल वेलोसिटी u है तो u, mv माइनस mvu। तो चेंज इन मोमेंटम जिसको हम बोल सकते हैं डेल्टा p इज इक्वल टू m कॉमन ले लूँगा, बीच में क्या आ जाएगा v माइनस u, ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी को अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूँ, किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, मास से, तो ये हो जाएगा m v माइनस u। ये किसके इक्वल हो गया, डेल्टा p के, ठीक है। अब इस डेल्टा p को मैं किससे डिवाइड कर दूं, अगर टाइम से डिवाइड कर दूं, किससे डिवाइड कर दूं बेटा, टाइम से। मोमेंटम को, चेंज इन मोमेंटम को अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो भी मेरे को क्या मिलेगा वो मैं बताऊंगा आपको। पहले एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई किया तो फोर्स आया, F इज इक्वल टू एम ए। और अगर इस मोमेंटम को भी मैं अगर टाइम से डिवाइड कर दूं तो भी मेरे को मिलता है फोर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डेल्टा p अपॉन टी, यही है। डेल्टा p क्या होता है, m ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है बच्चों। अब देखो v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये एक्सेलरेशन होता है कि नहीं होता है, और ये क्या है, मास। तो इधर से भी गए तो भी ma, इधर से भी आए तो भी ma, दोनों केस में हमें क्या मिलेगा, फोर्स ही मिलेगा। तो ये हो गया फोर्स के बारे में बच्चों, ठीक है। तो ये मतलब सौतेली औलाद या फिर ये घर वाली हो गई, एक बाहर वाली हो गई, इस तरीके से ये कंसेप्ट हो गया। अब देखो बेटा, तो ये तो दो तरीके से हमें मिल गया यहाँ पर, ये आ गया v और ये हो गया u। इनमें ये चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v माइनस यू। उसको जब हमने टाइम से डिवाइड किया मिला एक्सेलरेशन, इसको जब हमने मास से मल्टीप्लाई किया तब हमें मिला मोमेंटम, ठीक है। अब इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर टाइम से पहले डिवाइड किया फिर मास से मल्टीप्लाई किया, इधर टाइम से डिवाइड करके फिर मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इधर से मास से मल्टीप्लाई करके फिर क्या कर रहा हूँ, टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। दोनों केस में मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, f ही मिलेगा, क्योंकि दोनों चीज़ क्या है, सेम है, ठीक है। पर हमें एक नई टर्म पता लगी मोमेंटम के बारे में, है ना, इंटरेस्टिंग। पूरी कड़ी जोड़ के चलूंगा। चलो अब ये फोर्स आ गया, क्या आ गया हमारे पास, फोर्स आ गया, ठीक है। अब इसके बाद में फोर्स को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं, डिस्प्लेसमेंट से, तो उसको बोलेंगे वर्क डन, जिसको W से शो करते हैं। जैसे कि मान लो मैं हूँ, ठीक है, अब मेरे को वर्क करना है कि इस दीवार को या फिर इस बोर्ड को पीछे घिसकाना है, ठीक है। तो मैं पूरा जोर लगा रहा हूँ, पूरा जोर लगा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन क्या थोड़ा बहुत भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं, चाहे फोर्स कितना ही लगाओ। तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है फोर्स पे और दूसरा डिस्प्लेसमेंट पे। आगे जाके और भी पढ़ोगे, कॉस थीटा वगैरह लगता है कि मतलब कितने एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, तो उतना अभी ध्यान नहीं देना है आपको, तो अभी खाली इतना रखना है।
तो भाई हॉरिजॉन्टली आप फोर्स लगा रहे हो, ऐसे ऊपर टेढ़ा मेढ़ा नहीं, वो अलग से पढ़ेंगे। तो ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, क्या इस चीज़ को हिला पाया मैं? नहीं हिला पाया, बिल्कुल भी इसके इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 0, तो वर्क ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसके पीछे भी एक जोक सुनाते हैं। एक फिजिक्स का बंदा था, उसने अपने यहाँ नौकर रख दिया। अब नौकर ने 1 महीने तक काम किया, आदमी ने लास्ट में जाके पूछा, भाई साहब मेरी सैलरी? तो क्या किस के बात की सैलरी? तुमने तो कोई वर्क डन किया ही नहीं। कैसे? कि भाई तुम यहाँ से बिस्तर था ये आपका, इस बिस्तर पे सोते थे और यहीं से उठ के पूरे दिन काम करके वापस यहीं पे सो जाते थे। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 0। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है? 0। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है आपके पूरे दिन की। तो डिस्प्लेसमेंट जब 0 हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, उसको फोर्स कितना ही लगाया हो तो उसको वर्क डन के लिए क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। 0 इंटू सम कितना भी फोर्स लगाया हो तो वर्क डन 0 हो जाएगा। अब नौकर भी होशियार, तो उसने बोला, भाई साहब मैं वर्क की काम किया उसकी तनख्वाह मत दो, मैं तो फोर्स की तनख्वाह लेता हूँ, कितना मैंने फोर्स लगाया है। ठीक है, तो वही अगला तो भाई इंडियन है, वो अपना काम करवा के रहेगा कैसे ही करके, तो मैंने जो फोर्स अप्लाई किया मेरे को उसकी तनख्वाह दे दो। तो ठीक है, तो अब जैसे मान लो एक कोलू का बैल है, वो जिंदगी भर है ना गोल गोल घूमता रहता है। इस तरह से एक बैल होता है जो तिल का तेल निकालने के लिए ऐसे मतलब गोल गोल घूमता है। ठीक है, तो उससे तिल पिसते रहते हैं, तो उसका सर्कुलर लूप में घूम रहा है। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होते जा रहे हैं? सेम होते जा रहे हैं। तो इस तरह से देखें तो वर्क डन तो इसके अंदर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन फोर्स तो लगा रहा है ना, थक तो रहा है बेचारा। ठीक है, तो फोर्स जरूर इसके अंदर कुछ ना कुछ है, लेकिन वर्क डन इसके अंदर क्या है? 0 है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वर्क डन 0 है। ठीक है, अब वर्क की जो यूनिट होती है, वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या है? फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या है? मीटर। ठीक है, तो न्यूटन इंटू मीटर भी है और इसकी स्टैंडर्ड है 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर क्या कहलाता है? 1 जूल कहलाता है, या फिर न्यूटन इंटू मीटर को हम क्या कहते हैं? जूल भी कहते हैं। तो वर्क की यूनिट क्या हो गई? जूल हो गई। क्या हो गई बच्चों? जूल। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या हो गई? जूल। ठीक है, और ये क्या होता है? न्यूटन इंटू मीटर। अब यहाँ पर कोई भी हम वर्क डन होता है ना, वही एनर्जी में स्टोर होता है। जैसे मान लो एक धनुष है, ठीक है, उसकी जो कमान है उसको मैं खींच रहा हूं, तो पहले मैंने उसको वर्क डन किया, उस पर क्या किया? वर्क डन। तो वही वर्क डन अब उसको खींचा हुआ है ना, अब वो क्या है? उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो बहुत कुछ कर सकता है। और जैसे ही मैंने छोड़ा, उसकी वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और तीर तनाट करता हुआ आगे जाएगा, एकदम सन्नाट करता हुआ। समझ गए ना बेटा? तो तीर को पकड़ा, या फिर कोई गुलेल है, गुलेल को खींच के रखा आपने, तो पहले उसमें वर्क डन किया, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब कोई चीज एक फिक्स स्टेशनरी पोजीशन पे रुकी हुई है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, वो है जो वर्क डन किया ना हमने उसके ऊपर, वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे ही छोड़ूंगा वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में हो जाएगी और फिर वो वापस एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वर्क ही एनर्जी में स्टोर होता है और एनर्जी वापस वर्क में कन्वर्ट होता है। तो वर्क डन और एनर्जी दोनों की यूनिट क्या होती है? सेम होती है। तो कहीं कहीं पर है ना हमें एनर्जी निकालनी होती है ना, तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं, कितना हमने काम किया, तो वही क्या हो जाता है? आपकी एनर्जी हो जाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी कभी वर्क डन को ही हम क्या ले लेते हैं? एनर्जी। ठीक है, क्योंकि दोनों की अब वही चीज दूसरी चीज में कन्वर्ट हो रही है, एक दूसरे के दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही हैं। तो वर्क डन की भी एनर्जी जूल है और एनर्जी की यूनिट भी क्या है? जूल है। दोनों की यूनिट क्या है? जूल। एनर्जी मोस्टली आपके अभी 2 तरह की ध्यान रख लो, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अगर कोई ऑब्जेक्ट उसकी पोजीशन के कारण, जैसे मान लो ये यहाँ पर पड़ा है, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी है, क्योंकि इसको मैं कुछ किसी ना किसी हाइट पे है, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? mg। इसके हाइट पे डिपेंड करती है, इसमें मास पे डिपेंड करती है और किस प्लेनेट पे उसकी ग्रेविटी कितनी है। जैसे ही मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे जाएगा। टंकी है, टंकी में पानी भरा हुआ होता है, तो कितनी ज्यादा हाइट पे उस पर डिपेंड करेगा। एक पत्थर मैं 1 मंजिल से फेंक रहा हूँ और एक 10 मंजिल से वही पत्थर फेंक रहा हूँ, तो हाइट का फर्क पड़ेगा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी।
क्या होता है कि जैसे आपका बाथरूम है, अगर जस्ट टंकी के पास में नीचे ही जस्ट है आपका अगर शॉवर, ठीक है, तो वो इतना आपको प्रेशर नहीं देगा। अगर 2-3 मंजिल ऊपर है टंकी और फिर आपने नीचे वाली मंजिल पे, सबसे नीचे वाली ग्राउंड फ्लोर पे अगर शॉवर लगा रखा है ना, तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ है, वो है हाइट के कारण। और ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसकी मूवमेंट के कारण, वेलोसिटी के कारण, इसका फॉर्मूला होता है 12mv²। ये भी डिराइव करेंगे, कैसे आया क्यों आया, सब कंसेप्ट समझेंगे। तो ये दो एनर्जी होती है मेन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये आ गया एनर्जी या फिर वर्क डन। अब वर्क डन को फिर हम किससे डिवाइड करते हैं, टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वर्क डन अपॉन टाइम, कोई भी इंसान पर्टिकुलर टाइम में कितना वर्क कर सकता है वही उसकी पावर होती है। क्या होती है बेटा, पावर, ठीक है, वर्क डन अपॉन टाइम। और जिसके पास पावर होती है वो सबकी वाट लगा देता है, तो पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वाट होती है। तो यहां से देखो पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की होगी जूल, टाइम की होगी सेकंड। तो जूल सेकंड इनवर्स या फिर जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, 1 वाट। तो जिसके पास पावर होती है वो सबकी क्या लगा देता है, वाट लगा देता है। क्या लगाता है बच्चों, सबकी वाट लगा देता है, ठीक है। तो पावर की यूनिट हो जाएगी वाट, ठीक है। तो वर्क डन को अगर हमने टाइम से डिवाइड किया तो हमें मिला पावर, P कैपिटल P होता है, ठीक है। यहाँ तक एक बार नोट डाउन कर दीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखो एक वर्ड आता है KWH, क्या आता है, KWH। बिजली का जो बिल आता है ना आपके, वो KWH में ही आता है, उसको हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब देखो पावर बराबर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पावर को टाइम से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो वर्क डन हो जाएगा पावर, पावर की यूनिट होती है, वर्क डन की यूनिट होती है जूल। क्या होती है, जूल। पावर की यूनिट होती है वाट और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो 1 जूल जो होगा, 1 जूल जो होगा वो होगा 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि वाट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, तो जूल क्या हो जाएगा, वाट इंटू सेकेंड। अब क्या होता है, जो बिजली का बिल अगर देना होता है ना, वो आता है किसमें, एनर्जी में आता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बिल मिलता है आपको। तो एनर्जी क्या होती है, जूल, पर वो जूल नहीं, KWH लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, उस कंसेप्ट को हमें समझना है, ठीक है। अब ये जो 1 वाट 1 जूल, तो जो यूनिट है ना बहुत छोटी यूनिट होती है। जैसे मैं बोलूँ यहाँ से भाई अमेरिका, पोखरण से अमेरिका तक की डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर, तो बोले सर सेंटीमीटर बहुत छोटी यूनिट है, कोई बड़ी यूनिट, किलोमीटर तो बोलो कम से कम। तो वही चीज़ है, इसको मैं थोड़ी बड़ी यूनिट करूंगा। तो 1 वाट की जगह मैं क्या यूज ले रहा हूँ यहाँ पर, किलो वाट ले लेता हूँ। तो किलो वाट करने के लिए मेरे को उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी किलो वाट होगा। अब 1000 सिर्फ एक तरफ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 जूल को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, 1000, और यहाँ पर सेकंड तो है। तो दोनों तरफ 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो हो गया 1000 जूल। कितना हो गया, 1000 जूल। और इसको मैंने बोल दिया 1000 वाट को किलो वाट। क्या बोल दिया, किलो वाट। अब 1 सेकंड भी काफी छोटा टाइम होता है, हम मेरे को इसको आर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आर में कन्वर्ट करना है ना, तो देखो बेटा 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है, और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। तो 1 घंटे में कितने सेकंड हो गए, तो 60 इंटू 60, ठीक है। 1 घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 60 इंटू 60, तो ये हो गया 3600 सेकंड, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर मैं 3600 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है, सेकंड है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ मैं अगर 3600 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो गया 3600 सेकंड। सेकंड था, उसको दोनों तरफ 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3600 सेकंड कितना हो गया, 1 आर हो गया, ठीक है। आर को क्या लिख दिया, एच, ठीक है। तो 1 KWH, ठीक है, ये कितना हो गया, 36 कितने 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इजिकल टू 1 KWH आर, ठीक है। तो अगर इसको मेरे को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो देखो ये हो जाएगा
36 इंटू अभी कितना है 10 की पावर 1 2 3 4 5 10 की पावर 5 है, ये कितना है 1 किलोवाट आवर। अब यहाँ पर साइंटिफिक फॉर्म में क्या होता है, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगता है, 8th क्लास में था आपके, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको 10 से मल्टीप्लाई किया और 10 से डिवाइड किया, किसको 36 इंटू 10⁵ को। तो ये 10 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 3.6, 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो गया क्योंकि 10 से डिवाइड किया, और ये जो मल्टीप्लाई में है ना ये हो जाएगा 10 की पावर 6। ये सब क्या है बेटा, जूल है, क्या है जूल। तो 3.6 इंटू 10⁻⁴ जूल क्या होता है 1 kWh, 1 kWh किलोवाट आवर। इसको हम कमर्शियल यूनिट भी कहते हैं। जो कि हमारे घर के अंदर बिजली का बिल आता है ना बेटा, वो किस में आता है, किलोवाट। ये एक यूनिट है जिसके 7-8 रुपए जो भी होते हैं आपके बिजली के बिल के। सो ये है बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा।